केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, इसके अंदर जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था हमने उसके अंदर ये डॉट स्ट्रक्चर के बारे में, फिर उसके बाद टाइप ऑफ बॉन्ड्स के बारे में, ऑक्टेट रूल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये सब बहुत डेप्थ में पढ़ लिया था। और इसी के साथ हमने फिर टाइप ऑफ बॉन्ड्स पढ़ते हुए सबसे पहले आयनिक बॉन्ड को सबसे ज्यादा डिटेल में डिस्कस किया था। आयनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, उसके बाद फिर फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड और जो जो फैक्टर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं कि आयनिक बॉन्ड कितना स्ट्रांगली बन सकता है या नहीं बन सकता, उसके बारे में सारी बात थी। लेटेस्ट एंथैल्पी समझ में आ गया था सबको, इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था। और यहां से होते हुए सारी प्रॉपर्टीज पढ़ के हमने आयनिक बॉन्ड को खत्म किया था। आज का अपना टॉपिक आता है बच्चा कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, इसके बारे में हमने थोड़ा सा 10th क्लास के अंदर डिस्कस किया था, याद हो है ना। कार्बन कंपाउंड चैप्टर जो हमारे पास था उसके अंदर हमने देखा था कि कार्बन जो है वो क्या करता है, कोवलेंटली बॉन्डेड था सबके साथ। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, कोई बताएगा? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। आयनिक बॉन्ड क्या था चिराग भाई साहब? वो करता था, वो रिलीज करता था, वो गेन करता था। अब बहुत बढ़िया, परफेक्ट है, यही आंसर है एक्चुअल में। वो रिलीज करता था, वो गेन करता था, उस वो को बदल देते हैं। पहला वो है मेटल, दूसरा वो है नॉन मेटल, ठीक है। कोई एक एटम इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता था और दूसरे वाला एक्सेप्ट कर लेता था। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे बेसिकली। कोवलेंट के अंदर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, देयर विल बी जीरो फॉर्मेशन ऑफ केटाइन और एनाइन। यहां पर किसी प्रकार का चार्ज नहीं आएगा। चार्ज समझ रहे हो कैसा? जब हमारे पास केटाइन या एनाइन की फॉर्मेशन हुई थी तो हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव बना था, ऐसा ही हुआ था। लेकिन कोवलेंट बॉन्ड के अंदर सिंस देयर इज जीरो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, किसी भी मेटल, किसी भी नॉन मेटल ने कोई इलेक्ट्रॉन लूज करके किसी को दिया नहीं है, किसी ने किसी का इलेक्ट्रॉन पूरे तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया, तो यहाँ पे केटाइन एनाइन की फॉर्मेशन नहीं होगी, ठीक है। सिंस केटाइन एनाइन नहीं बन रहे, आयंस नहीं बन रहे, तो नॉन आयनिक कंपाउंड हो गए हैं सारे। बात समझ में आई है? तो यहां पे फिर बॉन्ड बनता कैसे है? बॉन्ड कैसे बनता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, वो भी तुम सबने अभी यही बताया। अब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या कंसेप्ट होता है हमारे पास? जैसे एक हाइड्रोजन एटम जिसके पास आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? एक और हाइड्रोजन एटम, उसके पास भी आउटरमोस्ट शेल में एक नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कितनी? 2 की, हीलियम है। तो ये हाइड्रोजन कहता है कि भाई एक काम कर लेता हूं, मैं इसका इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता हूं। रेड वाला कहता है कि मैं ब्लैक वाले का शेयर कर लेता हूं। दोनों के पास 2-2 हो गए, लेकिन किसी के पास ट्रांसफर नहीं हुआ। दोनों के बीच में ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड शेयर हो रहा है, और अगर मैं इनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनाऊं तो बहुत वेल डिस्ट्रीब्यूटेड सा ऐसा इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनना चाहिए। अब इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड का मतलब क्या है, पहले उसको समझते हैं, थोड़ा सा विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं चीजों को। देखो, मैं ना कोशिश करूंगा दिखाने की, क्योंकि एक जो ऐप है ये कोई स्पेसिफिकली ये दिखाने के लिए नहीं है कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन क्लाउड घूम रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद हम इससे थोड़ा बहुत देख सकते हैं। तो एक बार साथ में मेरे साथ इमेजिनेशन में आना। ये मैंने पहले तुम्हें स्ट्रक्चर ऑफ एटम के टाइम पे इलेक्ट्रॉन्स को रिवॉल्व करने के तरीके को के लिए दिखाया था। देखो होता क्या है, ये हमारे बहुत सारे क्या है, पार्टिकल्स हैं, लेट अस अज्यूम इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो रैंडम इधर उधर घूम रहे थे। लेकिन जैसे ही मैं उनके बीच में न्यूक्लियस रख देता हूं तो सारे इलेक्ट्रॉन उसके आसपास घूमने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, हर एटम के पास इतने इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो इतने नहीं है तो वो इतने आसपास नहीं घूम रहे होंगे। कोई एक घूम रहा होगा, 2 घूम रहा होगा, लेकिन वो 1 या 2 या 3 या 10 जितने भी घूम रहे होंगे वो इतनी हाई वेलोसिटी से घूम रहे होंगे कि दिखेंगे तो ऐसी वेव की तरह। समझ रहे हो? अगर कोई चीज बहुत तेज घूम रही है तो वो पूरा हमें सर्कल दिख रहा है, जबकि है वो एक पार्टिकल। वही पार्टिकल और वेव नेचर का कंसेप्ट आ रहा है। अब यहां पे अगर मैं एक और न्यूक्लियस रख देता हूं तो यही वाले इलेक्ट्रॉन्स उस न्यूक्लियस की तरफ भी घूमना शुरू करेंगे, थोड़ा थोड़ा डिस्टॉर्ट होना शुरू होंगे। मैं अब वही कोशिश कर रहा हूं, मैं 2 उंगलियों से टच कर रहा हूं, और इन 2 उंगलियों से जैसे ही मैं स्क्रीन पे टच करता हूं तो दिख रहा है वो कुछ इस तरीके से बनना शुरू हो रहा है। वो बड़ा होने लग गया सर्कल। बेसिकली वो हो क्या रहा है, अब ये सेंटर, ये तो खैर एक ही एटम फिर से बन गया है ना, वो सारा होके। वरना मैं कोशिश क्या कर रहा था, पहले मैं सिर्फ 2 उंगलियां जैसे ही रखता हूं तो वो दोनों के आसपास घूमने की कोशिश करते होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स दोनों के इन्फ्लुएंस में घूम रहे हैं, ठीक है। अब ये बहुत अच्छे से विजुअलाइज नहीं कर पा रहे, तो एक काम करते हैं, इसकी जगह मैं दूसरा एक स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाला जिसमें हम इलेक्ट्रॉन क्लाउड को देखेंगे वो बनाऊंगा। मैं खुद ही मैन्युअली बनाने की कोशिश करता हूं। देखो यहां पे हमारे पास क्या बचा, एक न्यूक्लियस। यहां है एक न्यूक्लियस, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का पहले इसके ऊपर सोचते हैं। इसका जो इलेक्ट्रॉन है, मान लेते हैं ये है मेरे हाथ में इलेक्ट्रॉन, ये क्या था, ये न्यूक्लियस के आसपास इधर इधर घूम रहा था, बिल्कुल ठीक है। ये इसका इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस के आसपास इधर उधर घूम रहा था, है ना, अपने अपने न्यूक्लियस के आसपास अपना अपना इलेक्ट्रॉन।
जैसे ही ये हाइड्रोजन एटम इसके क्लोज आता है, ये इसके थोड़ा सा क्लोज आता है तो पॉजिटिव चार्ज। तो जब इस ब्लैक वाले का इलेक्ट्रॉन इधर घूमता हुआ आएगा तो थोड़ा सा इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, तो वो साथ में इसके न्यूक्लियस पे घूमा, फिर इसके पे, इसके पे, इसके पे, तो वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड अब दोनों न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में कहीं कहीं घूम रहे। तो जब हम ऐसा बॉन्ड बनाते हैं ना, इसका मतलब ये नहीं है बीच में लाइन आ गई है, दो इलेक्ट्रॉन्स रुक के खड़े हुए हैं। इसका मतलब एग्जैक्ट क्या हुआ, नाउ बोथ द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड ड्यूप्लेट, दैट इज दो न्यूक्लियस के कॉम्बो के आसपास कहीं घूम रहे हैं। तो मिला जुला के अब वो ऐसे 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 कहीं पे भी कुछ करके घुमा रहे हैं। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बनेगा, अब मैंने क्या बोला, एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसी चैप्टर में आगे जाते हुए हम बहुत डेप्थ में जाके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बारे में बात भी करेंगे। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना कब, जब एटम और एटम कंबाइन करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे, तो मॉलिक्यूल फॉर्म होगा। मॉलिक्यूल फॉर्म होगा तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड घूमने के तरीके को, जैसे जैसे अब ये देखो, ये दो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, अपने अपने न्यूक्लियस के आसपास घूमते हुए दूसरे वाले के पास भी घूम रहे हैं। जब इस तरीके से एक नया सा शेप आ गया है ना पूरे ऑर्बिटल का, तो वो जो नया सा शेप आ गया है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आया अपना, ठीक है, एटम्स के कंबाइन होने के बाद। तो कोवेलेंट बॉन्ड में स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो इस तरीके से वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड की डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है, जहां जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना सबसे ज्यादा है। डन है। अब यहाँ पे जो कोवेलेंट बॉन्ड बना है ये हमारा इकलौता एग्जाम्पल नहीं है। जैसे कि अगर हम इस पे बात करें, आगे स्क्रीन पे देखो, ये सारे हमने किए हुए हैं। H2 के मॉलिक्यूल के बारे में पता है, क्लोरीन के मॉलिक्यूल के बारे में पता है, Cl2, सेम वही 17 थे, 18 करने के लिए दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अगर कंबाइन करेंगे, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन को सेटिस्फाई करेंगे मिलके, और H2O का मॉलिक्यूल बनेगा। अब H2O का मॉलिक्यूल बनाते हुए यहाँ पे कुछ मैंने थोड़ा लास्ट में स्ट्रक्चर डिफरेंट बनाया है, इसका भी रीजन बताऊंगा, है ना। ये लीनियर नहीं है, बीच में ऑक्सीजन दोनों साइड हाइड्रोजन नहीं बनाया, हाइड्रोजन नीचे को बना दिए थोड़े से, इसको बेंड शेप कहते हैं। तो वो बेंड शेप क्यों बनाया वो आगे टॉपिक के अंदर समझेंगे, ठीक है। अभी के हिसाब से तुम्हें ये पता चला है, ये तो नॉर्मल है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर आते हैं तुम्हें बनाने। कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर ऑक्सीजन के पास टोटल 6 एक के पास, 6 एक के पास, तो 2 एक ने दूसरे के शेयर किए, 2 एक ने पहले के शेयर किए, मिला जुला के दोनों के पास 8-8 नियॉन जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और स्टेबल। सेम गोज फॉर नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, 7। आउटरमोस्ट शेल में 5, 3 चाहिए थे, तो इस एक ने साथ वाले के शेयर करे, एक ने उसके शेयर करे, दोनों के मिला के 8-8 हुए, ट्रिपल बॉन्ड बन गया, और नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल हमारे पास N2 मिल जाता है। किसी बच्चे को इसमें परेशानी? ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो सबको प्रैक्टिस करनी है, ये सबको इन एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करनी है, और इनके मतलब प्रैक्टिस करते हुए अगर तुम्हें कहीं प्रॉब्लम आएगी तो वो डिस्कस करेंगे। अब मैं प्रॉब्लम पहले हल्के से हिंट दे देता हूं। हमारे पास जब हम इन एग्जाम्पल्स को फॉलो करेंगे तो काफी जगह पे ऐसा आएगा कि किसी एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा या कम हो सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा या कम हो सकते हैं। लेकिन ये अपने आप में तुम्हारे हिसाब से तो रूल गलत है। हमने लास्ट टाइम 10th क्लास के अंदर क्या पढ़ा था, ऑक्टेट रूल। हमने क्या बात करी थी, जितने भी एटम्स हैं वो किसके जैसा बनना चाहते हैं, नोबल गैसेस जैसा। कॉन्फ़िगरेशन कैसी अटेन करना चाहते हैं, नोबल गैस वाली। नोबल गैस के तो आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो कोई 8 से कम या ज्यादा में स्टेबल क्यों रहेगा। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जो कि 8 से कम या ज्यादा में भी स्टेबल रह सकते हैं। और एक एक्सेप्शन और भी होता है नोबल गैसेस के अंदर, कि नोबल गैसेस भी रिएक्ट कर सकती है। वरना नोबल गैस का तो मतलब ये हुआ ना, जिसकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्यों अब रिएक्ट करे, उसे क्या जरूरत है। लेकिन ऐसा नहीं है, जिनॉन जो है, जिनॉन फ्लोराइड, जिनॉन ऑक्साइड्स बना सकती है, ठीक बात है। तो ये अगर तुम्हें कुछ इसके अंदर प्रैक्टिस करते हुए एक्सेप्शन दिखेगा तो उसको नोट डाउन करना, उसको नोटिस करना कि कहाँ कुछ ऐसा हो रहा है, क्योंकि आगे वाले चैप्टर के अंदर, इसी चैप्टर के अंदर चलते हुए हम उन एक्सेप्शंस के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये हर किसी को करना है। और भाई अगर कोई अभी जो मेरे पास प्रेजेंट स्टूडेंट नहीं है, जैसे वीडियो हम ऑनलाइन डाल रहे हैं, तो किसी को अगर नोट्स की जरूरत पड़ेगी तो क्या कर दो, कमेंट सेक्शन में डाल दो सीधा सा। इवन मतलब तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में भी अगर कोई है ऐसा, तो उनको सिंपल ये बोलो भाई कि कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो कि नोट्स चाहिए, तो मैं उन्हें स्पेसिफिकली कोई लिंक दे दूंगा जिससे वो नोट्स डाउनलोड कर लें, ठीक है। और ये जो है बच्चे, हर बच्चे को एक बार प्रैक्टिस करके आनी है। जिसको भी डाउट्स आएंगे तो नेक्स्ट क्लास में इन्हीं लुईस डॉट स्ट्रक्चर में से हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो हम स्टार्ट करते हैं कोवेलेंट कोऑर्डिनेट से।
कोवेलेंट बॉन्ड मैंने बहुत छोटे में खत्म कर दिया, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर कराया और खत्म हो गया। इतने में खत्म होता नहीं है, उसके आगे बहुत ज्यादा डेप्थ में बात होगी, लेकिन वो थोड़ी देर बात करेंगे। पहले टाइप ऑफ बॉन्ड्स खत्म करते हैं, क्योंकि कोवेलेंट के अगर मैं थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज अभी ही बताऊं तो क्या हुआ, मैंने क्या बोला, आइंस में कन्वर्ट नहीं होगा। आइंस में कन्वर्ट नहीं होगा तो जब वो ब्रेक भी करेगा तो केटाइन एनाइन के फॉर्मेशन नहीं हो रही है, तो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हुआ कि नहीं। स्पेसिफिकली इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं कंडक्ट करेगा, क्योंकि उसके अंदर चार्ज कैरियर्स नहीं है, जब तक चार्ज नहीं आ रहा है। पोलैरिटी नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है किसी तरीके का, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होना चाहिए। होता है कि नहीं वो हम आगे बात करेंगे। इसीलिए मैंने कोवेलेंट यहीं छोड़ा है, क्योंकि कोवेलेंट को डिस्कस करते हुए दो तीन चीजें और पहले इंट्रोड्यूस करनी पड़ेंगी, और उसके बाद कोवेलेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे। सरल भाषा में हम जो बात करें वो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि कोवेलेंट बॉन्ड कंपैटिबली, एक और बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक होगी आयनिक के कंपैटिबली। क्यों? आयन के अंदर कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो केटाइन और एनाइन बन रहे हैं, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है? जो चार्जेस के बीच में है। तो स्ट्रॉन्ग जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो बहुत स्ट्रांगली बाउंड करके रखेगी, लेकिन इसके अंदर क्या है, किसी तरीके का ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, शेयरिंग हो रही है सिर्फ। तो शेयरिंग होने की वजह से बॉन्ड तो बना, लेकिन उतना स्ट्रांग नहीं बना, क्योंकि कोई नई अट्रैक्टिव फोर्स नहीं आई है बीच में। ये बात समझ में आई है? तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कंपैरेटिवली कम रहेगी। तो ज्यादातर जो ये कंपाउंड्स होते हैं ये गैसियस या लिक्विड होते हैं, ठीक है ना। Cl2 है, O2 है, H2 है, याद करने की कोशिश करो, सारे के सारे गैसेज हैं। और इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा? लो रहेगा। थोड़ी सी एनर्जी तो बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे नहीं, वो हमने डिस्कस कर लिया। क्यों? ये बेसिक सी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। अब हम अगले टाइप ऑफ बॉन्ड से स्टार्ट करते हैं, कोवेलेंट कोऑर्डिनेट। अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं है मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंटरेस्टिंग कह सकते हैं, क्योंकि वो पहले दो हमने करे हुए डेप्थ में। ये भी हमने 10th में थोड़ा बहुत किया होता है, लेकिन इतना डेप्थ में नहीं होता। +2 के अंदर पूरा चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो उस हिसाब से इसको एक बार समझते हैं। कोवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसके आगे कोवेलेंट लिखा हुआ है, मतलब ये क्या होगा? शेयरिंग। लेकिन फिर कोऑर्डिनेट क्या मतलब क्या हुआ? कोऑर्डिनेट बॉन्ड के अंदर क्या होगा? मैं पहले एक सिंपल से एग्जांपल देता हूं और उसके बाद उसको बुकिश लैंग्वेज में लाएंगे। मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, हम 3 लोग बैठे हैं, ठीक है। मैं, चिराग और नीलाक्ष, हम तीनों लोग हैं यहाँ पे। अब जो 3 लोग हम हैं, हम में क्या था भाई, नीलाक्ष के पास लेट अस अज्यूम ये ऑक्सीजन है, मैं भी ऑक्सीजन हूँ। नीलाक्ष के पास 6 इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में, मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स आउटरमोस्ट शेल में। मैंने कहा नीलाक्ष यार अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स मेरे साथ शेयर कर ले, मेरे 8 हो जाए। नीलाक्ष कहता ठीक है सर, मेरे को भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दो, मेरे भी 8 हो जाए। हमने बॉन्ड बनाया, O2 का मॉलिक्यूल परफेक्ट स्टेबल। वहां साइड में चिराग भाई साहब खड़े हैं, कहते मुझे भी खिलाओ, है ना। अब मैं बोल रहा हूँ मैं कैसे खिलाऊं इसे, ये तो दिक्कत हो जाएगी। इसको कैसे वो करें? हमारा तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, हमें इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन अब गरीब बच्चा साइड में बैठ के कलेश करेगा। तो इसको इन्वॉल्व करने के लिए अब मैं क्या करूं? मैंने कहा यार चल हम आपस में, ठीक है, एक काम कर, मेरे पास आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, 2 नीलाक्ष के शेयर करने के बाद 8 हुए, तो एक काम कर, मेरे 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर ले। नीलाक्ष कहता, ये मतलब चिराग कहता मैं रख लूं। मैंने कहा रखना नहीं है बेटा, क्योंकि अगर तू मेरे दोनों इलेक्ट्रॉन्स ले गया तो मेरा ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो जाएगा, या नीलाक्ष के पास से 2 इलेक्ट्रॉन्स ले गया तो उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो जाएगा। तो डोनेट नहीं कर सकते। ऐसा कर, मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए, मेरे तो 8 पूरे हैं नीलाक्ष के साथ बॉन्ड बनाने की वजह से, एक काम कर, लेकिन मेरे इलेक्ट्रॉन्स को तू शेयर कर ले। मैं उसके नहीं ले रहा हूं, वो मेरे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं सिर्फ। तो एक ही एटम के दोनों इलेक्ट्रॉन्स 2 एटम्स के बीच में शेयर हो रहे हैं। दैट इज कोवेलेंट, क्योंकि शेयरिंग है, बट कोऑर्डिनेट, क्योंकि मैंने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ शेयर किए। अब जो मैं हूं, बाहर से एक बंदा देख रहा है, वो क्या कह रहा है, बड़ा अच्छा आदमी है ये, तो अपने इलेक्ट्रॉन्स उसको गरीब बच्चे को दे दिए, है ना। दिए नहीं है मैंने, शेयर करने के लिए दिए बेशक। तो मेरे पे क्या आ गया? पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव क्यों आया? हल्का सा, क्योंकि मेरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो मेरे न्यूक्लियस के पास ज्यादा रहना चाहिए था, वो किसी दूसरे एटम के पास भी अब शिफ्ट हो गया हल्का सा। तो वो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड नेगेटिव अगर दूसरे के पास जाएगा, तो मेरे पास से नेगेटिव थोड़ा दूर जा रहा है, तो मेरे पे डेल्टा पॉजिटिव आ गया, इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव आ गया। नीलाक्ष को उस बात से कोई लेना देना नहीं है, कहता करी जाए जो करूंगा, मेरा सेटिंग ठीक आ रखी है। इसका एक और अल्टरनेट वर्जन क्या हो सकता था? मैं कहता चिराग को भाग यहाँ से, मेरा पूरा सेटिंग आ रखी है, मैं क्यों तेरे साथ बॉन्ड बनाऊं? नीलाक्ष को दया आ गई, ये कह रहा चल तू मेरे साथ बना ले। हम दोनों में से कोई एक एटम इसके साथ कोवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता था। कोवेलेंट कोऑर्डिनेट का कंसेप्ट समझ में आया? मैं इसी O3 के एग्जाम्पल को यहाँ बोर्ड पे बना के दिखा रहा हूं। एक ऑक्सीजन जिसके पास आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे? 6 इलेक्ट्रॉन्स। दूसरा ऑक्सीजन जिसके पास आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 6। तो इसने कहा भाई 2 इलेक्ट्रॉन्स मुझे दे दो, मेरा पूरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, 8 हो जाएंगे।
ऊपर वाले ऑक्सीजन ने कहा कि यार मुझे तू अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दे, मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, और ये परफेक्ट O2 का मॉलिक्यूल बन गया था। लेकिन वहीं पर एक तीसरा ऑक्सीजन आता है जिसके पास भी 6 ही इलेक्ट्रॉन्स है और इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए कहीं से शेयर करने के लिए। तो ये क्या करता है, ये इसके इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेता है। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स रेड वाले के हैं, रेड वाले ने इस वाले ऑक्सीजन का कोई इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं किया, तो ऐसे बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, कोवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड या फिर डेटिव बॉन्ड, DATIVE, डेटिव या कोवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड या सिंपल कोऑर्डिनेट बॉन्ड। समझ में आया ये? तो इसका जो हमारे पास अब जो बना है, ये क्या बन गया हमारे पास, O3। क्या होता है ये, ओजोन, है ना। ओजोन के अंदर जो ऑक्सीजन है वो O3 के शेप में है। अब यहाँ पे हम एक और चीज करते होते हैं, जब मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो देखो ऊपर वाले ऑक्सीजन और नीचे वाले ऑक्सीजन के अंदर क्या है बच्चा, डबल बॉन्ड, और नीचे वाले ऑक्सीजन और साइड वाले ऑक्सीजन के अंदर क्या है, सिंगल बॉन्ड, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर हुए थे। तो इस बॉन्ड के साथ मैंने ऐसे एरो हेड सा क्यों लगा दिया, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, हाँ, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन्स उधर शेयर हो रहे हैं, ये अलग तरह का बॉन्ड रिप्रेजेंट कर रहा है जिसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड कह रहे हैं। बात समझ में आ गई है? तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि बोथ द इलेक्ट्रॉन्स बिलोंग्स टू सिंगल एटम बट शेयर्ड बिटवीन द 2 एटम्स। डन है? किसी बच्चे को इसमें परेशानी, ठीक है ना ये? अब इसके आगे का टॉपिक क्या है, देखो पहले एक बार इसको पढ़ लेते हैं। देखो हमारे पास है कोवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड when the electron pair is shared between the 2 atoms but belongs to one of them only, the bond formed is known as covalent bond। सर समझ में आ गया सबको? अब यहाँ AB वाला एग्जांपल या O3 वाला एग्जांपल ये भी सबको क्लियर है बच्चा, जो यहाँ पे अभी मैंने समझाया है ना, कि इस वाले में येलो वाले में और ये जो ग्रीनिश था इनके बीच में नॉर्मल कोऑर्डिनेट वो कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा था, और इसके बीच में ये जो इलेक्ट्रॉन्स है बिलोंग कर रहे थे दोनों इसको, लेकिन शेयर हुए C वाले के साथ भी। तो इसके ऊपर A के ऊपर चार्ज आ गया डेल्टा पॉजिटिव, C पे आ गया डेल्टा नेगेटिव। ये जो साइन है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, डेल्टा को। डेल्टा का मतलब एक्सट्रीमली स्मॉल वैल्यू, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हुए, पूरा इलेक्ट्रॉन मैंने ये नहीं कहा था कि इसने दे ही दिया है, इसने सिर्फ कहा शेयर कर ले, मेरे साथ भी रहेंगे। तो वो अगर शेयरिंग हुई है तो थोड़ा सा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है ना, सिर्फ इलेक्ट्रॉन उधर थोड़ी सा ट्रांसफर हुआ, प्रॉपर डोनेट नहीं हुआ तो कुछ होता ही नहीं। अगर ये भी इसके साथ शेयर करता तो पॉजिटिव नेगेटिव का मुद्दा ही नहीं था, फिर तो बराबर बराबर हो जाता। जैसे इनके बीच में अगर सिर्फ O2 बनता है तो किसी तरह का पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, लेकिन O3 बनते हुए एक ऑक्सीजन ने दोनों इलेक्ट्रॉन्स खुद के ही शेयर कराए हैं, इसलिए उस पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव। समझ में आ गया ये बहुत अच्छे से? अब इसके स्ट्रक्चर्स के अंदर एक फिनोमेना आता है रेजोनेंस, वो भी मैं बताता हूँ अभी। अब रेजोनेंस का क्या कंसेप्ट है, अभी मैंने एक एग्जांपल दिया बच्चे तुम्हें, नीलाक्ष मेरा और चिराग वाला। मैंने कहा या मैं बॉन्ड बना लूं या नीलाक्ष बना ले, कोई भी बना सकते हैं। तो इसी O3 के मॉलिक्यूल को देखो, इनका नाम रख लेते हैं, ये A, ये B और ये C। यही ऐसा भी तो हो सकता था कि ऑक्सीजन B वाले के साथ सिंगल बॉन्ड बनाता और C वाले के साथ डबल बॉन्ड बना लेता, है ना, ये वाला ऐसा भी बन ही सकता था, कोई फर्क नहीं है, बात तो वही है ना, बन सकता है कि नहीं? तो या फिर इसी के अंदर मैं ऐसा कहूं कि मैं इसको घुमा के बना देता हूं, सिंपल ऐसे रखते हैं, रुको, यहाँ B बना लो, यहाँ A बना लो, यहाँ C बना लो। B डबल बॉन्ड A के साथ हो सकता है, B डबल बॉन्ड C के साथ हो सकता है, दोनों के दोनों वैलिड है ना। अगर मैं ऐसा बना रहा हूं तो हो सकता है यहां डबल बॉन्ड है या फिर यहां डबल बॉन्ड है, कोई दिक्कत इसमें, दोनों के दोनों वैलिड स्ट्रक्चर्स है ना। अब चिराग हो सकता है मेरे साथ बॉन्ड बना लेता, जो मैं अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है या नीलाक्ष करता, दोनों को तो जरूरत नहीं है, और दोनों के दोनों ठीक हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। जो एक ही मॉलिक्यूल है तो दोनों में O3 एक ही मॉलिक्यूल के 2 स्ट्रक्चर्स हैं, 2 तरीके से मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं और दोनों के दोनों वैलिड होते हैं। ये भी फिनोमेना हमारे इस पूरे चैप्टर में अभी आगे आने वाला है, जिसमें हम रेजोनेंस को बहुत इन डेप्थ पढ़ेंगे। व्हेन द सिंगल स्ट्रक्चर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 2, when the single molecule can be represented by using multiple structures and each structure represents a different property। हम जो प्रॉपर्टीज करेंगे वो, हाँ वो मतलब नीचे घुमा के, वो तो मतलब वो फिर ऐसा नहीं है ना, वो बॉन्ड्स नहीं है, वो तो घुमाने वाली बात है, वो मैड एंगल वाला आ जाएगा, ट्रायंगल है ना, वो तो हाँ वो बने हुए हैं। तो मतलब ऐसे मैंने यहाँ बना रखे हैं, जो जितने जितने बच्चे बोलते गए थे दिमाग में आता गया सबके। लेकिन
ये तो फिर सिर्फ ऐसे ऐसे घुमा रखा है, मैड एंगल ट्रायंगल वाली ऐड हो गई। एक्चुअल में तो ये दो ही बने हैं, है ना, वो एंगल ट्विस्ट करने से कुछ नहीं होगा। समझ में आया? ठीक है, बाकी रेजोनेंस को हम आगे टॉपिक में करेंगे तो बहुत डिटेल में डिस्कशन होना है इसका। तो पहले जनरल प्रॉपर्टी ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स पढ़ लेते हैं। हाँ जी, जैसे कोवेलेंट बॉन्ड्स को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, ठीक है, आयोनिक बॉन्ड्स को क्यों नहीं करते हैं, कैसे नहीं करते, मतलब डॉट स्ट्रक्चर में डॉट स्ट्रक्चर नहीं होता है, क्योंकि देखो डॉट स्ट्रक्चर ऐसा तो होता है, हम उसमें एरो हेड से दिखाते हैं सिर्फ। एक्चुअल क्या होता है ना, जब हम आयनिक बॉन्ड, बच्चा क्या बोल रहा है कि हम ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करते आयनिक को। आयनिक को क्यों नहीं करते? क्योंकि वहां पे सोडियम था, उसने कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कर दिया था, तभी तो कैटाइन बना था, और उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके क्लोरीन एनाइन बना था। अब यहाँ कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सोडियम से इस इलेक्ट्रॉन का अब कोई लेना देना नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के इन्फ्लुएंस में चला ही गया है। क्लोरीन अपना ही इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना के अब ये 18 के इलेक्ट्रॉन्स के साथ स्टेबल है, लेकिन इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। किसी और के इलेक्ट्रॉन को पकड़ने के लिए अनस्टेबल तो है ही, वो एनर्जी ज्यादा लग रही है उसकी होल्ड करके रखने में, इलेक्ट्रॉन क्लाउड फैल गया है, ये पॉजिटिव चार्ज है, उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड उल्टा फैल गया, वो भी विद एक्स्ट्रा नेगेटिव, तो अट्रैक्टिव फोर्स आ गई है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसकी वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव के अट्रैक्टिव फोर्स इनको बाउंड करके रख रही है। इसका इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड शेयर नहीं हो रहा है। अब इसके बारे में भी फिर वही, ये चैप्टर ना भी आगे चलेगा तो इसका भी हम एक्सेप्शन पढ़ेंगे। इसके अंदर एक्सेप्शन में हम क्या पढ़ेंगे, आयनिक बॉन्ड के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर नहीं होना चाहिए क्योंकि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, बट इसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप होगा। सिमिलरली कोवेलेंट के अंदर मैं बार बार बोल रहा हूं पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होना चाहिए, बट यहां पर पोलैरिटी आएगी। तो थोड़ा मुश्किल से 10-15 मिनट वेट करो, कुछ कुछ चीजें अभी पकड़ में आती जाएंगी। ठीक है, वैसे तो ये वाला कंसेप्ट पता चला कि सिंस देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देयर इज जीरो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, हेंस देयर विल बी, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो बनाया है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इसके अंदर नहीं बनाऊंगा। क्लियर है? चलो अब हमारे पास आता है प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। पहला, स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस। The covalent compounds do not exist as ions, but they exist as molecules. They exist as liquid or gases at room temperature. However, few compounds also exist in the solid state. यूरिया हो गया, शुगर हो गया, एक्सेट्रा, ये सब कुछ है जिसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड ही इतना स्ट्रांग हो जाता है कि उनको सॉलिड कर लेता है। लो मेल्टिंग एट बॉइलिंग पॉइंट, ऑब्वियस सी बात है, कोवेलेंट बॉन्ड है, स्ट्रेंथ कम है तो लो मेल्टिंग एट बॉइलिंग पॉइंट रहेगी। सॉल्युबिलिटी, कोवेलेंट कंपाउंड्स आर जनरली इनसॉल्युबल और लेस सॉल्युबल इन वाटर एंड अदर पोलर सॉल्वेंट। इसके लिए क्या था हमारे पास, हमें पता है लाइक डिसॉल्व लाइक मैंने लास्ट टाइम भी बताया था। क्या होता है, आयनिक कंपाउंड में आयनिक कंपाउंड ही घुलेगा, कोवेलेंट कंपाउंड में कोवेलेंट कंपाउंड ही घुलेगा। पोलर के अंदर पोलर डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर के अंदर नॉन पोलर होगा। पोलर भी बता देता हूं क्या होता है, पोलर होता है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो रखे हैं। ठीक है, अदरवाइज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, लेकिन पॉजिटिव एक तरफ आ गया, नेगेटिव एक तरफ आ गया, तो डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव जिसमें क्रिएट हो गया, हम क्या कहते हैं वहां पे, वो पोलर आ गया, जैसे अपना कोऑर्डिनेट बॉन्ड के अंदर हुआ था थोड़ा सा, तो दैट इज पोलैरिटी। तो पोलर किस में घुलेगा, मेनली जिसके अंदर ऑलरेडी पोलैरिटी होनी चाहिए। सॉल्वेंट पोलर है तो ही उसमें सॉल्यूट पोलर घुल पाएगा। डन है, ये बात समझ में आई है? These are soluble in non-polar solvent such as benzene, carbon tetrachloride, etc. ठीक है, तो जितनी भी ये नॉन पोलर कंपाउंड्स है उसमें कोवेलेंट कंपाउंड घुल जाएंगे। हाँ जी, अलग है, बहुत है। पोलर कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड बहुत फर्क कहना गलत है, लेकिन यह है कि पोलर जो होते हैं ना उसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डिस्ट्रीब्यूशन है जो अदरवाइज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं हुए, सिर्फ इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर उधर हो गया है थोड़ी देर के लिए। आयनिक में क्या होता है, प्रॉपर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ है। तो ये कह सकते हैं कि हाँ पोलर का एक्सट्रीम केस आयनिक है। पोलर का अगर मैं एक्सट्रीम लेवल का केस ले जाऊं तो आयनिक कंपाउंड बनेगा, लेकिन हम ये कहें कि ये दोनों के दोनों सेम है तो सेम तो नहीं है वो। ये बात समझ में आई है बच्चा? ठीक है, फिर इसके बाद आता है नॉन कंडक्टर्स हैं, ये भी हमने डिस्कस किया था। सिंस कैटाइन एनाइन नहीं है, आयनिक आयंस में ब्रेक डाउन नहीं कर रहे हैं, आयंस में ब्रेक डाउन नहीं कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट भी नहीं करेंगे। मॉलिक्यूलर रिएक्शंस, रिएक्शंस आर क्वाइट स्लो, है ना, क्योंकि कैटाइन एनाइन में डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, न्यूट्रल सा कंपाउंड है, रिएक्शन के लिए कुछ खास इंटरेस्टेड है रहा नहीं, उसको ऑक्टेट कंप्लीट करना था, वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से हो गया तो रिएक्टिविटी थोड़ी लो रहेगी। कोवेलेंट बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल इन नेचर। अब यहां एक वर्ड आ गया डायरेक्शनल। अब यहां से हमारी जो मैं तब से चीजें डिस्कस कर रहा था उसकी बात आ जाती है कि भाई पोलर होता है कुछ,
अब यहाँ पे भी ना फिर है एक वर्ड आएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एक काम करो, पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफाइन कर लो, शायद मैंने आगे कहीं लिखी होगी, उससे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझा देता हूँ, बताता हूँ। अगर होगी तो ठीक है, वरना मैं पहले ही यहाँ पे बताऊंगा। यहाँ पे है, वैसे है आगे, पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड डाइपोल मूवमेंट। इसके अंदर बहुत डेप्थ में जाके ये बात मैंने बताई होगी, लेकिन फिर भी एक काम करते हैं, अभी ही लिख लो बच्चे, आओ मैं बताता हूँ, डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ, लिख लो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ठीक है, बाकी अपनी लैंग्वेज में लिखना चाहते हो लिख लेना, मेरे नहीं चलने दो। देखो बच्चे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इट इज द टेंडेंसी, क्या होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इट इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट, इट इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। क्या रहेगी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी टू शेयर electronegativity is the tendency to attract the shared pair of electron toward itself। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? इट इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। डन है। अब इसको बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में हम समझ के देखते हैं आपस में। देखो हुआ होता क्या है इसके अंदर। अभी वापस से अपने एक एग्जांपल पे आते हैं, नीलाक्ष और मेरे वाले पे। अब इसमें चिराग का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, हम कोवलेंट बॉन्ड की बात नहीं कर रहे हैं, सिंपल मतलब कोवलेंट कोऑर्डिनेट की बात नहीं कर रहे, सिंपल कोवलेंट बॉन्ड की बात में कर रहा हूं। क्या हुआ, नीलाक्ष के पास 500 रुपए थे, मेरे पास 500 रुपए थे, 1000 रुपए की किताब आनी है ना, मैं अपने 500 नीलाक्ष को दूंगा क्योंकि मैंने दे दिया तो मेरे पास 0 हो गए, बुक मेरी आएगी नहीं, मैं भी स्टेबल नहीं, ना नीलाक्ष मुझे देगा। हमने क्या करा भाई, शेयरिंग कर लेते हैं, 1000 रुपए में किताब आएगी, बीच में रख के पढ़ लेंगे, क्या दिक्कत है। तो नीलाक्ष ने और मैंने मिलके 500 रुपए डाल के बुक खरीद ली, हम दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट। इलेक्ट्रॉन क्लाउड बिल्कुल बीच में रहना चाहिए था या बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था। एक दिन किताब ये रखे, एक दिन मैं रखो, एक दिन ये रखे, एक दिन मैं रखो, और बीच में कभी कभी हम जब क्लास में बीच में रख के पढ़ ले। लेकिन मेरे में स्ट्रेंथ ज्यादा है, मेरा न्यूक्लियस ज्यादा स्ट्रांग है, तो मैंने क्या बदतमीजी करी, हमने करा तो शेयर, बट अब वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड मेरी तरफ ज्यादा रहेगा। हफ्ते में 4 दिन किताब मैं ही रख रहा हूँ, ये बेचारा 2 दिन रख रहा है, और तीसरे दिन बीच में जब रख रहे हैं वो भी थोड़ा सा मेरी तरफ ही शिफ्ट हो गया। जब हम बेंच के बीच में रख के पढ़ते हैं, जैसे दोस्त रखते होते हैं कि दोनों दोनों देख लेते हैं, फोन देखते हुए करते होते हैं, पढ़ते हुए तो कौन ही कर रहा है। जैसे मोबाइल देखते हुए देखा है, मेरे 2 बच्चे हैं वो ऐसे ही करते हैं कि मोबाइल में तो जो छोटी है बेटी वो ऐसे रखती है, और जो बेचारा बड़ा वाला है वो गरीब साइड से ऐसे देख के काम चला रहा होता है, जबकि फोन लेते यही कह के कि दोनों देखेंगे। उसमें क्या हुआ, जो डोमिनेटिंग है, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ज्यादा खींच सकता है, तो ज्यादा खींच सकता है मतलब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा खींच के रखेगा। होना क्या चाहिए था, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होना चाहिए था। क्यों होना चाहिए था? पहली बात तो न्यूट्रल क्यों होना था, क्योंकि वो जो फोन था या फिर वो बुक थी या फिर इलेक्ट्रॉन क्लाउड था। एक्चुअल मुद्दा तो इलेक्ट्रॉन का, वो तो फालतू एग्जांपल्स है। तो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड ए और बी के बीचों बीच रहने चाहिए थे, हम क्या बात कर रहे हैं, कोवलेंट बॉन्ड की। यहां से देखना, इस एग्जांपल से समझना भी जो मैं बता रहा हूं। हमने 2 एटम्स पकड़े हैं, एक एटम और एक दूसरा कौन है, बी। ये अलग अलग हैं, तो इसका मतलब दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? इट इज द स्ट्रेंथ टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इटसेल्फ, है ना, किसी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की क्षमता। तो एक कमजोर है, एक स्ट्रांग है, एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, एक की कम है, तो रिलेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ओवरऑल कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड में आएगी। तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड इनके बीचों बीच रहना चाहिए था, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बीचों बीच रहना चाहिए था शेयरिंग में, वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड थोड़ा सा बी की तरफ ज्यादा शिफ्ट हो गया। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है, इस तरफ मैंने शिफ्टिंग दिखाने के लिए अभी ऐसे किया कि ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड उधर को शिफ्ट हो गया। तो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड ए और बी के बीच में इस तरीके से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए था कि दोनों के पास ऑलमोस्ट बराबर बराबर तरीके से इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो ऐसे बन गया। ज्यादातर जो इलेक्ट्रॉन हैं वो बी की तरफ ज्यादा आ गए। अगर अब ऐसा आ गया, वो क्यों आया? क्योंकि बी ए से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविट है, और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के पास इसके पास ज्यादा टेंडेंसी है, ज्यादा स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचने की। अब अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसकी तरफ ज्यादा रहेगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा आ रहा है हर बार, तो इस पे आ गया डेल्टा नेगेटिव, इस पे आ गया डेल्टा पॉजिटिव, जो कि अदरवाइज न्यूट्रल होना चाहिए था, किसी तरह की कोई पोलैरिटी नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन पोलैरिटी क्यों आ गई? ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस।
अगर मैं हाइड्रोजन हाइड्रोजन लेता तो क्या कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आता? कभी नहीं, दोनों बराबर है। अगर मैं क्लोरीन क्लोरीन लेता तो क्या कोई डिफरेंस आता? कभी नहीं आता। क्यों? दोनों बराबर है। लेकिन जैसे ही मैंने हाइड्रोजन और क्लोरीन लिया, बना तो कोवलेंट बॉन्ड, लेकिन हाइड्रोजन बेचारा गरीब है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी कम है। क्लोरीन बहुत स्ट्रांग है, जितना ज्यादा नॉन मेटालिक कैरेक्टर होता जाएगा उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बूस्ट करती जाएगी। जितना नॉन मेटालिक कैरेक्टर डोमिनेट करेगा, हम पीरियोडिक टेबल के अंदर राइट साइड में और ऊपर की तरफ जितना होंगे उतना हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, फिर क्लोरीन, ऑक्सीजन, ये सारे हेलोजेंस जो होते हैं ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, और जिसका जितना छोटा साइज वो उतना हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल में राइट हैंड साइड में ऊपर की तरफ वाले नोबल गैसेस से पहले 17th ग्रुप वाले इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और 16th ग्रुप के अंदर ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। ठीक है, तो यहां पर उस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, और यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव क्रिएट हो जाएगा। नेगेटिव है, हाँ जी, इसीलिए वो H2O जो होता है, इसीलिए बनाता है। नहीं O3 का अलग केस है। O3 में तो ऑक्सीजन 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 है, उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या लेना देना है ना। इलेक्ट्रो नहीं, इलेक्ट्रॉन, देखो मेरी बात समझो, O3 के अंदर तीनों ऑक्सीजन है। अब एक बात समझो, मैंने क्या बोला, मैंने नीलाक्ष के साथ जब मिलके एक बुक खरीदी थी तो मैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा अपनी तरफ, बुक को अपनी तरफ ज्यादा खींच पाया था। क्यों? क्योंकि मैं स्ट्रॉन्ग ज्यादा हूं नीलाक्ष से। बट अब मेरे साथ में यहाँ मेरी बीवी बैठ गई है, तो वो मेरे से ज्यादा स्ट्रांग हुई तो वो ले जाएगी, है ना। यहाँ पे मेंटल एबिलिटीज की बात कर रहे हैं हम। तो अगर वो किताबें उस तरफ को खींच के ले गई तो उसके ऊपर नेगेटिव, मेरे पे पॉजिटिव आया, है ना। अब इस केस में फोन उसके हाथ में होगा, मैं साइड से देख रहा हूँ कि क्या देखना है, यही हुआ। लेकिन नीलाक्ष की, और अब मानो चिराग ने मिलके 500 रुपए डाल के किताब खरीदी है, अब थोड़ी नीलाक्ष किताब खरीदने खींचने देगा उसको, अब तो बीचों बीच रहेगी। दोनों +1 के बच्चे, दोनों में स्ट्रेंथ बराबर, both atoms are equally strong, both atoms have same electronegativity, hence zero electronegativity difference। अगर डिफरेंस जीरो है तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड की शिफ्टिंग नहीं हुई, शिफ्टिंग नहीं हुई तो कोई चार्ज आएगा ही नहीं। इसलिए O3 वाला केस नहीं ले सकते। O3 वाला केस टोटली डिफरेंट था, वहां कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा था। ये जो पोलैरिटी आती है किस में आ रही है? कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर, और वो तब जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा। क्लियर है ये बात? अब इसी का जो एग्जाम्पल था वो वाटर मॉलिक्यूल जो मैं बताने वाला था, क्योंकि इसने ऑक्सीजन का नाम लिया तो मैंने बीच बीच में वाटर के बारे में कुछ बात करी थी। इसको भी हल्का सा अभी मैं बता ही देता हूं, वरना आगे जाके हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह सब डेप्थ में आएगा, तभी वाटर का पता चलेगा। मैं सिंपल बता रहा हूं। हमने लास्ट लेक्चर में आयनिक कंपाउंड में पढ़ा था कि आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। वाटर तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, सोचने वाली बात है। वाटर तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। कैसे? ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन क्लाउड शेयर करता है कि नहीं? ऑक्सीजन जो है वो किसके साथ शेयर कर रहा है? देखो बॉन्ड कैसे बनता है अपना वाटर का। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं भाई? 6। 1 2 3 4 5 और 6। ऐसा हुआ कि नहीं? ऑक्सीजन के पास अगर हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हम क्या करेंगे? यहां पर एक हाइड्रोजन आया अपना इलेक्ट्रॉन लेके, एक हाइड्रोजन आया अपना इलेक्ट्रॉन लेके, इसने इसके इलेक्ट्रॉन को शेयर किया, इसने इसको इलेक्ट्रॉन को, और ऑक्सीजन ने इनके इलेक्ट्रॉन्स को। ऐसे ही करके बॉन्ड बना, सीधा सा कोवेलेंट बॉन्ड है। इसमें तो किसी तरह का कैटाइन आयनाइन नहीं, तो ये तो आयनिक है नहीं। अगर ये आयनिक नहीं है तो इसमें आयनिक कंपाउंड का घुलना बनता नहीं है। नमक तो पानी में रोज घोल रहे हैं। और अगर ये कहो कि नहीं ये तो इम्प्योर वाटर है, प्योर वाटर में भी नमक घोलोगे आराम से घुलेगा, तो कैसे घुल सकता है? और मैंने लास्ट टाइम बताया भी था, आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। तो फिर वाटर के अंदर क्यों घुल रहे हैं? क्योंकि वाटर बेशक कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन ऑक्सीजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, एंड ड्यू टू दैट हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर, जो यहां पे हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन क्लाउड बराबर बराबर बटा होना चाहिए था, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा शिफ्ट रहता है, और इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ जाता है। दिस इज जो दोनों हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव इक्वल रहेगा। हाँ, इक्वल रहेगा। तो ये वाले केस के अंदर हमारे पास क्या बना? इसकी वजह से ये जो ऑक्सीजन जो कि अदरवाइज कोवेलेंटली बॉन्डेड होकर न्यूट्रल होना चाहिए था, ये पोलर होता है, और पोलर हो गया तो मतलब पार्शियल आयनिक कैरेक्टर आ गया। मैंने अभी याद है 10-1 मिनट पहले एक बात कही थी, कोवेलेंट जिसमें किसी तरह का डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव या पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होना चाहिए, बट ड्यू टू दैट पोलैरिटी
ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस पॉजिटिव नेगेटिव क्रिएट हुआ कि नहीं, और एक कोवलेंट बॉन्ड में पोलैरिटी आने की वजह से आयनिक कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी पॉसिबल हो गई। प्योर वाटर कम थोड़ा बहुत भी कंडक्ट करता है? नहीं, ये कंडक्ट नहीं करेगा, मेरी बात समझो। पोलैरिटी है, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हुई है, मतलब ये नहीं हुआ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं हुआ, सिर्फ इलेक्ट्रॉन क्लाउड का शिफ्ट हुआ है, वो भी हल्का सा थोड़ा सा एक की तरफ। तो ये ब्रेक नहीं करेगा, ब्रेक करके केटाइन एनाइन में नहीं टूट रहा है अभी, तो वो नहीं सोचना है कि वो कंडक्ट करेगा। प्योर वाटर पुअर कंडक्टर होता है। तुम्हें पता है बैटरी वाटर के जो हम डालते होते हैं, वो पता है सबको, डिस्टिल्ड वाटर डाल रहे हैं या जो भी हम बैटरी वाटर डालते हैं, बैटरी के अंदर पानी क्यों डालते हैं? कंडक्शन के लिए नहीं डाल रहे हैं, उसका एक काम है इंसुलेशन ही देनी है, और साथ में वो हीट निकाले बस, उससे ठंडा रखे उसे, वो टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन हमें इंसुलेटर चाहिए होता है उसके अंदर। ठीक है, तो हम कौन सा पानी डालते हैं? स्पेशली बैटरी वाटर डालते हैं। ये रेगुलर पानी नहीं डालते, आरओ का पानी या टैप वाटर नहीं डालते, क्योंकि इम्प्योर होता है, तो ये कंडक्ट करेगा, हमें वो नहीं चाहिए। या एसी का जो ड्रेन वाटर निकलता है उसको डाल सकते हैं, क्यों? एसी का ड्रेन वाटर क्या कर रहा होता है? ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर है, वो मॉइस्चर यहां से इस कमरे से जितना मॉइस्चर उसको एक्सट्रैक्ट कर रहा है एसी के थ्रू, वो जो पीछे जो आउटलेट होती है जो अपने ड्रेन वाटर वाली होती है जहां से पानी निकलता होता है, उसके थ्रू वो मॉइस्चर को निचोड़ के भेज रहा है। तो एक तरह से उस मॉइस्चर के अंदर सिर्फ पानी पानी है, हम ये नहीं कहेंगे हमारा पसीना सोख लिया उसने, वो हमारे पे छोड़ देता है, क्योंकि वाटर इवेपोरेट होता है, सॉल्ट्स तो इवेपोरेट भी नहीं हो रहे हैं। कभी देखा हो कि हमारे पास जो टी शर्ट्स हैं ब्लैक कलर के, हम जो डाल के आते हैं तो निशान पड़े होते हैं हमारे पास, यहाँ पे बैग टंगा के आते हैं तो यहाँ बिल्कुल प्रॉपर निशान पड़ जाते हैं गर्मियों में। क्यों? क्योंकि वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, सॉल्ट रह जाता है, तो वो सॉल्ट के पैच पड़ते हैं, है ना। तो वो प्योर वाटर को ही है, जो इवेपोरेटेड वाटर है उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं यहाँ से। बात समझ में आई है? क्लियर? किसी को परेशानी बचा? तो ये पोलर का मतलब समझ में आ गया। चलो अब अपना अगला टॉपिक है फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज क्या होता है? फॉर्मल चार्ज जो है, इट इज इक्वल टू फॉर्मल चार्ज ऑफ एन एटम इन अ पॉलीएटॉमिक आयन और मॉलिक्यूल इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन in an isolated or free atom and the number of electrons assigned to that atom in Lewis structure। ये हमारा क्या हुआ? फॉर्मल चार्ज। अभी तुम्हें समझ नहीं आया ये है क्या? क्योंकि मैंने डेफिनेशन में कुछ लिखा ही नहीं है, इसकी डेफिनेशन नहीं है। फॉर्मल चार्ज का सीधा सीधा फॉर्मूला है। मीनिंग क्या होता है वो बताता हूं। फॉर्मल चार्ज का मीनिंग है जिस टाइम पे मॉलिक्यूल बना, अब मॉलिक्यूल बनते हुए O3 का एग्जांपल लेते हैं, ओजोन का। 3 ऑक्सीजन, तीनों अलग अलग तरह के। एक कौन था? मैं, जिसने नीलाक्ष के साथ डबल बॉन्ड बनाया और साथ में अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड चिराग के साथ शेयर किया। उधर नीलाक्ष है जिसने सिर्फ मेरे साथ बॉन्ड बनाया। मेरा बिहेवियर अलग था, डबल बॉन्ड यहां और एक सिंगल बॉन्ड यहां, डबल बॉन्ड कोवेलेंट, एक कोऑर्डिनेट। चिराग का बिहेवियर टोटली अलग है वो भी ऑक्सीजन, सिर्फ एक कोवेलेंट बॉन्ड, है ना। और सॉरी, नीलाक्ष का बिहेवियर टोटली अलग है, सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड 2। चिराग का बिहेवियर कैसा है? सिर्फ एक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो 3 ऑक्सीजन, लेकिन तीनों अलग अलग तरीके से बॉन्ड बना रहे हैं कि नहीं? मैं 3 बॉन्ड बना रहा हूं, वो एक बॉन्ड बना रहा है, ये 2 बॉन्ड बना रहा है। तो एक ही मॉलिक्यूल में तीनों ऑक्सीजन के ऊपर अलग अलग कुछ चार्ज होना चाहिए। मेरे पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, उस पे 0, क्योंकि जो नीलाक्ष है ये वो वाला ऑक्सीजन है जो सिर्फ डबल बॉन्ड बना रहा है। हाँ जी, ठीक है, पता चल रहा है ये वाला। तो जो इस तरीके से जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम क्या कह रहे हैं? फॉर्मल चार्ज। ठीक है, हमारे पास अब जो फॉर्मल चार्ज है वो लॉजिक समझ में आ गया है क्या? कि जैसे 3 ऑक्सीजन का एग्जांपल दे रहा हूं तो तीनों के ऊपर अलग अलग तरीके का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, दैट इज फॉर्मल चार्ज। जब मॉलिक्यूल बन चुका है, एटम्स कंबाइन हो चुके हैं, तो अपने अपने तरीके से उस कॉम्बिनेशन के हिसाब से जो उन पे नेट चार्ज हो रहा होगा, जो नेट चार्ज वो एटम पोजेस कर रहा होगा उस मॉलिक्यूल में, उसको हम क्या कहते हैं? फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला अब तुम्हारे सामने है। फॉर्मल चार्ज में क्या है? फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू V माइनस L माइनस हाफ ऑफ S। V क्या है बेटा? FC डिनोट कर रहा है फॉर्मल चार्ज को। V किसको डिनोट कर रहा है? टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द फ्री एटम। जब अकेला एटम है, इंडिविजुअली जब एटम है, तो उस वक्त उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसको कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दी आउटरमोस्ट शेल। तो जो V है वो क्या बता रहा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दी आउटरमोस्ट शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। L क्या है? टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? जो किसी भी तरीके से बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, सिर्फ वहां थे लेकिन वो बॉन्ड नहीं बना रहे, उसको हम एक और नाम क्या देते हैं? लोन पेयर। क्लियर बात है ये? S होता है
टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स मतलब जो एग्जैक्टली कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, और उसको हम क्या कहेंगे, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब इसका एक काम करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, उसको डिस्कस करते हैं, और उसके साथ फिर अपना तुम्हें आसानी से समझ में आ जाएगा। यही O3 का एग्जाम्पल पकड़ते हैं। O3 के अंदर हमारे पास 3 ऑक्सीजन है, फर्स्ट ऑक्सीजन, सेकेंड ऑक्सीजन और ये थर्ड ऑक्सीजन। हम एक एक ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज निकालते हैं। सबसे पहले ऑक्सीजन से शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑक्सीजन के अंदर हमारे पास, फर्स्ट ऑक्सीजन के अंदर जो ये वाला ऑक्सीजन है ब्लू वाला, इसके अंदर हमारे पास फॉर्मूला क्या है बेटा फॉर्मल चार्ज का, बताना क्या लिखा है अभी, यही है। अब V क्या बता रहा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसके, एटम के, जब वो फ्री स्टेट में, मतलब कंबाइंड नहीं, जब वो अकेला था। ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 6, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 6। किसी को दिक्कत, 6 आ गए। अब L कितना है फर्स्ट ऑक्सीजन के लिए, L क्या था, लोन पेयर, दोज इलेक्ट्रॉन्स विच आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन एनी ऑफ द बॉन्ड फॉर्मेशन। इस ऑक्सीजन के पास ध्यान से देखो 1 2 3 4 5 6, और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स तो दूसरे के शेयर किए। इन ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन्स ने कहीं किसी के साथ बॉन्ड बनाने में कुछ काम किया, नहीं किया। ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स एक ऑक्सीजन के साथ शेयर हो रहे हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कोऑर्डिनेट बनाते हुए शेयर हो रहे हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया, कुछ भी नहीं। इन इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहेंगे, लोन पेयर। कितने लोन पेयर है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब पेयर एक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2, माइनस हाफ ऑफ S। S क्या है बेटा, नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का मतलब कौन कौन से इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स है जो इसके साथ ऑक्सीजन के साथ शेयर हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। 6 हुए कि नहीं। अब ये 6 क्यों हुए, 1 2 3 4, ये तो कोवेलेंट बॉन्ड वाले, ये कोऑर्डिनेट वाला भी तो शेयर तो हो ही रहा है ना इसके बीच में, डोनेट थोड़ी ना किया। तो टोटल S की वैल्यू 6 आई कि नहीं, लेकिन सर वो 2 तो इसके हैं ना। बेशक इसके हैं, शेयर तो 2 के बीच में हो रहे हैं। अपने इलेक्ट्रॉन्स ऐसा थोड़ी ना उसने छोड़ दिए हैं। उसने क्या कहा, मैंने जब चिराग वाला एग्जांपल दिया था, भाई मेरे इलेक्ट्रॉन्स तू रख ले, दे नहीं रहा हूँ, शेयर कर लेना, है ना। वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक एटम को बिलोंग कर रहे हैं, दैट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बोथ द इलेक्ट्रॉन्स बिलोंग्स टू सिंगल एटम बट शेयर्ड बिटवीन द टू एटम्स। ठीक है, ये बात समझ में आई। हरमन भाई सब पता चल रहा है बच्चा, पक्का। तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट हमने करी जब, हाफ ऑफ S कितना है, 6। सॉल्व करो इसे, कितना आंसर आ गया, 6 माइनस 2, है ना। सॉल्व कर लोगे, अब अपने आप करो जो भी तुम्हारे पास बन रहा है, करो इसे सॉल्व। 6 इसके लिए था, L के लिए हमारे पास लोन पेयर की वैल्यू 2 थी, ये मैंने गलती से 2 बार हाफ लिख दिया। कर लोगे, कितना आ रहा है, +1। हाँ जी, +1 आया कि नहीं। इसके ऊपर ऑक्सीजन पे आ गया +1। सेकेंड एटम के लिए निकालो, अब सेकेंड ऑक्सीजन के लिए निकालो फटाफट, मैं बताता हूँ। पहले ऑक्सीजन के ऊपर +1 चार्ज आ गया, सेकेंड वाले के लिए निकालो। सेकेंड ऑक्सीजन के लिए क्या क्या आएगा, देखो साथ के साथ करते रहो, जिसको लगेगा मेरे से पूछ, मतलब क्रॉस चेक करते रहना। फॉर्मूला सेम वही, फॉर्मल चार्ज का क्या था, V माइनस L माइनस हाफ ऑफ S। V कितना आएगा, 6, वो तो सेम ही रहने वाला ऑक्सीजन एटम है। लोन पेयर कितने हैं सेकंड वाले में, 1 2 3 4, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं किसी में के साथ भी बॉन्ड बनाने में। और शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, सिर्फ 2, सिर्फ 2 है जो शेयरिंग करा रहे हैं, है ना। इंटू 2 कितना हुआ, 6 माइनस 4 एंड माइनस 1, ऐसा कुछ बना के नहीं। तो ये कितना आ गया, कुछ गलती है, ज़रा ढूंढना इसमें। शेयर्ड, हाँ शेयर्ड पेयर 4 है यहाँ पे। क्यों 4 हैं, क्योंकि इसके ये 2 इलेक्ट्रॉन्स तो हैं ही, साथ में उस दूसरे वाले के भी तो शेयर कर रहा था वो। समझ में आई। तो अब काटा पीटी करना, ज़रा कितना चार्ज आया, 0। पता चला, किसी भी इसमें लोन पेयर जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑड है, तो फिर पॉइंट ऑड ले लेंगे, हाँ फिर देखी जाएगी, उसमें ऑड में ले लेंगे, कुछ ऐसा आएगा तो। आने तो डेसिमल्स में क्या फ़र्क पड़ता है, फॉर्मल चार्ज डेसिमल्स में आ जाएगा। बात समझ में आई है, पता चला। अब यहाँ देखो, जिसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए थे उस पर +1, जिसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड में कुछ नहीं लेना देना किया, सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा था, उसके ऊपर चार्ज कितना आया, 0। और जिसने कोऑर्डिनेट में इलेक्ट्रॉन क्लाउड शेयर किया था, इसका निकालना ज़रा कितना आ रहा है। वैसे तो मैंने लिखा ही हुआ है कि -1 है, बट फॉर्मूला लगा के निकाल के देखते हैं। कितना आएगा, 6
V की वैल्यू, लोन पेयर कितने हैं, 2 2 4 2 6 माइनस हाफ ऑफ शेयर्ड कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2, तो कितना आ गया 6 - 6 - 1 दैट इज -1। अगर दो का Done? फॉर्मल चार्ज गिवन है, तीसरे का निकालना है तो सीधा माइनस माइनस नहीं कर सकते क्योंकि तब हाँ स्टेबल होगा। तभी स्टेबल होगा नेट चार्ज 0, लेकिन वो भी हो सकता है किसी केस में अगर नेट चार्ज कुछ ना कुछ हो, वो केसेस होंगे। ऐसे क्रिएट मत करो, क्वेश्चंस आएंगे, अपने आप ज़बरदस्ती मैथ्स की इक्वेशन मत बनाओ, केमिस्ट्री में अभी परेशान हो जाओगे। बात समझ में आई है बेटा? ये किसी को दिक्कत? इसी के ये 2-3 एग्जाम्पल्स हैं जो बच्चे तुम्हें करके रखने हैं फॉर्मल चार्ज के, ठीक है? सिर्फ ज़्यादा नहीं है, 3 एक एग्जाम्पल है, एटलीस्ट इनको करके रखेंगे और यहाँ तक टॉपिक कवर करके रखेंगे सारे बच्चे, ठीक है? बाकी इसके बाद वाला जो आगे का टॉपिक है वो हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है? बाय।